बच्चों, हम आज सोना संस्मरण का अध्ययन करेंगे जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें से एक महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि 200 साल तक इस परिवार में किसी भी कन्या का जन्म नहीं हुआ, यानी 7 पीढ़ियों बाद महादेवी वर्मा का जन्म इस परिवार में हुआ, यानी 7 पीढ़ियों के बाद इस परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसके उनके पिता ने इस कन्या का नाम महादेवी रखा। इसलिए उनके पिता ने इस कन्या का नाम क्या रखा? महादेवी रखा। महादेवी के पिता प्रोफेसर थे और माता घरेलू महिला, जिन्हें रामायण, मीरा के पद गाने का बहुत ही अधिक शौक था। महादेवी वर्मा ने संस्कृत का ज्ञान अपनी माता से ग्रहण किया। उन्हें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, संस्कृत, बंगला का बहुत अच्छा ज्ञान था। इसी कारण उनकी रचनाएं इन सभी भाषाओं में हैं। महादेवी वर्मा की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में हुई। आइए उनके पुरस्कार के बारे में जानते हैं। पद्म भूषण और ज्ञानपीठ अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। रचनाएं: निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, मेरा परिवार, लघु कथाएं, अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा का नाम अपने समय की या हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ लेखिका के रूप में जाना जाता है। आइए कहानी का अध्ययन करते हैं। सोना अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशव अवस्था भी पार नहीं कर सकती थी। शैशव अवस्था यानी बचपन, ठीक। शैशव अवस्था भी यानी शिशु अवस्था भी पार नहीं कर सकती थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती थी तो मानो लगता था कि अभी झलक पड़ेगी। परंतु उस बेचारी हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की एक ऐसी व्यथा कथा थी जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। वह न किसी दुर्बल खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न ही अथाह समुद्र के बहुमूल्य मोती की। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि ये तो एक छोटे से शावक माने बच्चा, ठीक, ये तो छोटे से हिरण के बच्चे की कथा है। कथा क्या है? दुखी व्यथा है, कष्टदायक कथा है। मतलब जो कहानी है वो कष्ट से भरी हुई है। और ये कष्ट उसे किसने दिया? मनुष्य की निष्ठुरता, यानी मनुष्य के कठोर स्वभाव ने उसको ये दंड दिया। ये कोई कहानी बहुत हीरे मोती या कोई बहुत सुंदर समुद्र से निकलने वाले मोती की नहीं। ये एक शावक की कहानी है, एक हिरण के बच्चे की कहानी है। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव में जुगाली करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट पर चौंक कर भागा, तब सोना की मां भागने में असमर्थ रही। मृग शिशु तो भाग ही नहीं सकता था, अतः मृगी मां यानी जो बच्चे की मां थी, मृगी मां ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने का प्रयास में प्राण दे दिए। शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से लिपटे हुए शावक को जीवित उठा लाए।
उनमें से किसी के परिवार की सहृदय गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन तक जीवित रखा। वो कहते हैं कि मनुष्य की जो शिकारी था वो इतना निष्ठुर था कि जो हिरणी थी, जो शावक की माँ थी, जो हिरण के बच्चे की माँ थी, वो भागने में असमर्थ थी, क्योंकि वो अपने बच्चे को लेकर कैसे भागती, बच्चा इतनी दूर नहीं भाग सकता था। तो उसने अपने बच्चे को अपनी ओट में खड़ा कर लिया और खुद शिकारी के पंजे में आ गई। वो जो हिरनी माँ थी वो मर गई, रक्त में सनी हुई थी वो, उसके चारों ओर खून ही खून था। तब भी निष्ठुर शिकारी ने, मतलब जो शिकारी थे वो इतने निर्दयी थे कि उन्होंने उसको तो उठाया ही उठाया, जो माँ थी उस बच्चे की, हिरनी की जो बच्चे की जो माँ थी, हिरनी को तो उठा ही लिया, उसके बच्चे को भी उठाकर जीवित अपने घर ले आए। लेकिन किसी इतने सारे शिकारियों में से किसी एक के यहाँ अच्छी महिला थी, उनके घर में परिवार के बच्चे अच्छे थे, उन्होंने उस छोटे बच्चे को पानी में दूध मिला के, थोड़ा सा दूध और पानी मिलाकर पिलाकर कुछ दिन जीवित रखा। अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह अनाथ शावक को मेरे पास ले आई। उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु मैंने स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण अब उसे सोना कहने लगे। स्निग्ध माने प्रेम, स्निग्ध माने प्रेम, सुनहरे रंग के यानी वो सोने जैसा रंग था, जैसे हिरन का सुनहरा रंग होता है, तो उसको सब प्यार से उस बच्चे को, हिरन के बच्चे को सोना नाम से पुकारने लगी। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्रित करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। सब लोगों ने, जितने भी लोग थे, उन्होंने क्या किया, उसके लिए दूध की बोतल लाई लेखिका, ग्लूकोज लाई, बकरी का दूध लाई, कि जिससे उस बच्चे में ज्यादा ताकत आए, और सब कुछ सामान इकट्ठा कर उसको बचाने का प्रयास आरंभ कर दिया गया। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक ही प्रकार से उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की छात्राओं के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही। मतलब जो बच्चा आया था हिरन का, विद्यालय यानी इसका मतलब है लेखिका उस समय विद्यालय में कार्य करती थी, और छात्रावास यानी हॉस्टल, ठीक है। तो विद्यालय भी था और उसी में हॉस्टल भी था, जिसमें कौन रहती थी, गर्ल्स रहती थी, छात्राओं, है ना। तो गर्ल्स हॉस्टल में लेखिका कार्य करती थी, तो इसका मतलब ये है। तो उसे जब वो वहां पहुंचा, तो जो वहां की छात्राएं थी, जो बालिकाएं थी, जो पढ़ने हॉस्टल में रहती थी, उनके उत्साह का कारण बन गया कि लोग, मतलब वो बालिकाएं उनसे मिलकर बहुत ही अधिक उत्साहित हुई। परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उसकी ऐसी प्रिय साथनी बन गई कि जिसके बिना उनका किसी का काम में मन नहीं लगता था। यानी थोड़े दिनों बाद ये हिरनी का बच्चा जो सोना थी, सोना सबकी एक सहेली बन गई। सब उसको अगर वो नहीं आती तो सब बेचैन हो जाते, किसी का काम में मन नहीं लगता, तो वो उनकी सहेली की तरह बन गई थी। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों से संतुलित कर चौकड़ी भरती। चौकड़ी भरने का मतलब छलांग लगाती, जैसे हिरन छलांग लगाते तो उसका बच्चा भी मतलब उसी तरीके का प्रयास करता था, तो वो भी सोना जो है छलांग भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती, यानी जांच करना, जैसे निरीक्षण माने चेक करना या जांच करना, हिंदी में बोलेंगे जांच करना। वो कमरे के भीतर जाती, अंदर जाती, जैसे कोई वहां पर चेकिंग कर रहा हो। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती थी। कोई छात्रा हाथ मुंह धोती, कोई बालों में कंघी करती, कोई साड़ी बदलती, कोई अपनी मेज की सफाई करती, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सुखाने के लिए फैलाती है, और कोई पूजा करती। सब लड़कियां अपने कामों में व्यस्त रहती। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता। जो काम वो करती हैं वो तो करती वो सारी लड़कियां, लेकिन सोना के आने पर एक नया काम और जुड़ जाता।
वो काम तो पूरा नहीं होता, लेकिन जब सोना हॉस्टल में पहुंच जाती तो सब उसे खिलाने में उसके साथ लग जाते, अपना काम भूल जाते। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़े आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर सभी खाद्य पदार्थ पसंद थे। यानी खाने की चीजें, खाद्य पदार्थ का मतलब जो खाने की चीजें होती हैं, सभी कुछ पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्ययन समाप्त होने पर वह जलपान अध्याय समाप्त होने के बाद वह घास के मैदान में कभी दूब चरती, दूब मतलब घास चरती, और कभी उस पर लौटती रहती। यानी जो सुबेरे का कार्यक्रम था कि छात्रावास में आकर फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पर मेस में पहुंच जाती, इसके बाद वो हरे घास के मैदान में जाती जो हॉस्टल में था या कॉलेज में था, और वहां पर पहले घास खाती और उसके बाद उसमें लौटती यानी लेट जाती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती, यह समझने का उपाय नहीं है। उसको कब पता चल जाता कि लेखिका के खाने का समय हो गया, परंतु वह ठीक उसी समय वहां पहुंच जाती, भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसका भी प्राय रहा था, मतलब अर्जुन वो खाना खाने के लिए वहां पर लेखिका के पास आती थी, परंतु उसे कच्ची सब्जी अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास की छात्रों के समान ही कक्षाओं में भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ कर देती। यानी जो सोना हिरनी थी, जो सोना हिरनी का शावक था या कहते सोना जो थी, इतनी अभ्यस्त हो चुकी थी उस हॉस्टल में और उस विद्यालय में, इतनी कि जैसे जैसे वो लड़कियां काम करती थी, जैसे जैसे वो छात्राएं काम करती थी, वैसे वैसे सोना उनके साथ वैसे ही क्रियाकलाप करती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। यह सर्कस जैसे खेल काफी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती। प्रत्येक मतलब जैसे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पहले एक क्लास आती थी खेलनी, फिर दूसरी क्लास आती थी, फिर तीसरी क्लास खेलने आती थी। जैसे पीरियड हम लोगों के पीरियड होते, उसी प्रकार जैसे स्पोर्ट्स पीरियड होता है तो एक बच्चे का आते ग्रुप आता, फिर दूसरी क्लास के बच्चे आते, तो उसको तो मैदान में खेलने के लिए बच्चे हमेशा ही मिलते थे। मतलब सोना को खेलने के लिए कोई ना कोई वहां ग्राउंड में मिलता था। प्रेम मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्राय देखने वालों को भ्रम होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर में चोट ना लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी कि मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई आशंका भी नहीं रहती थी। वो लेखिका से बहुत अधिक स्नेह करती थी। कभी कभी लेखिका का ध्यान अपनी ओर करने के लिए वो उनके ऊपर से छलांग लगाती। लोगों को लगता कि कहीं ऐसा ना हो इसके पैर से लेखिका को चोट लग जाए, लेकिन वो कहती है वो इतने पैर को इस तरीके से सिकोड़ लेती कि उसकी छलांग से मुझे कभी भी कोई चोट नहीं लगी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपने शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी के छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी को चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों में ऐसी जिज्ञासा भरकर
एक टक देखने लगती कि हंसी आ जाती। मेरी बिल्ली गोधुली, कुत्ते हेमंत, बसंत, कुतिया फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट थे, परंतु सोना के थोड़े ही दिनों में सबसे संख्य स्थापित हो गया। यानी सोना सभी की दोस्त बन गई। इतने सारे जितने भी जानवरों के नाम बताए हैं ये सब लेखिका के पास थे। हेमंत, बसंत, बिल्ली, ये सब उनके पास थे। और जब सोना आई तो सब लोग रुष्ट थे उससे कि ये क्यों आई है हमारी फैमिली में। लेकिन थोड़े दिनों बाद सोना सबकी मित्र बन गई। फिर तो वह घास पर लेट जाती। कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ने लगते। क्योंकि हम जानते हैं कि हिरण बहुत तेज दौड़ता है। पहले तो वो लेट जाती, उनको खेलने का मौका देगी। जब वो देखती कि ये खेलने में बहुत ही खो गए हैं, खेलने में वो थक चुके हैं, तो वो चौकड़ी मारती और छलांग लगाते ही वहां से भाग जाती। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना की टांगे अधिक सुडौल हो गईं। खुरों के कालेपन में चमक आ गई, गर्दन लचीली हो गई, पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। यानी उसके जो शरीर था उस पर चमक आ गई। जो उसके पैर कमजोर हो रहे थे बचपन में, वो आज सुडौल हो चुके थे, मजबूत हो चुके थे। और जो काले पड़े जो उसके खुर थे, जो उसके पंजे के खुर थे, नखून थे, वो जो काले पड़ गए थे वो अब चमकने लगे थे। आंखों के चारों ओर खिंची कजल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती मानो नीलम के बल्बों में उजाली चमक हो। यानी उसकी आंखें इतनी खूबसूरत हो गई थी। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तनी की अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया। फ्लोरा जो उनकी क्या थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो उनकी कुतिया थी उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। और खेलने की वह भी खेलने संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। जो फ्लोरा थी उसके भी 4 बच्चे हुए और वो क्या हुआ, अपने बच्चों के साथ वो व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही। फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई और सोना भक्तिनी की कोठरी में निश्चित लेटी हुई। पिल्ले आंख बंद रहने के कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोजते रहते थे। तब से सोना ने नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेटने जाने भी सम्मिलित हो गया। यानी पहले तो सोना थी ये देखकर बहुत ही चकित थी कि जो उसकी दोस्त थी फ्लोरा वो कहाँ चली गई। जब वो देखने गई उसे, तो उसने देखा कि उसके उसके चारों ओर छोटे छोटे डॉग के पपी हैं, यानी छोटे छोटे पिल्ले हैं। तो वो देखकर अचंभित हो गई। एक दिन देखा कि जो डॉग थी फ्लोरा थी वो बाहर गई हुई थी तो उसके पिल्ले आंख बंद करे, छोटे छोटे पिल्ले थे तो आंख बंद करे पड़े थे और सोना वहां जाकर लेट गई और वो उसे अपनी माँ समझने लगी। और फिर तो सोना रोज ही वहां पर जाने लगी। आश्चर्य की बात यह है कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर अस्वस्थ भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। वो कहते थे कि और भी जानवर थे मेरे पास, लेकिन जो फ्लोरा थी वो सिर्फ किस पर विश्वास करती थी, सोना पर विश्वास करती थी। वो सोना के पास अपने बच्चे छोड़कर जाती थी और बाकी लोगों को अगर वो उसके बच्चों के पास जाते थे तो उन पर वो भौंकती थी या चिल्लाती थी। संभवतः वह सोना के स्नेह और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। यानी उसे पता था कि सोना उसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पिल्लों के बड़े होने पर और आंखें
आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। यानी वो सब सोना के पीछे भी घूमने शुरू हो गए। जो छोटे छोटे पिल्ले थे वो सोना के पीछे घूमने लगे। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बन गया। प्राय मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। मतलब वो कहीं घूमने नहीं जाती, वो अपने जानवरों के साथ अधिकतर, लेकिन सडनली अचानक उनका जाने का प्रोग्राम बन गया। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर अस्वस्थ नहीं हो पाती। वो कहती बेशक सेवक रहता है उनके साथ, लेकिन मुझे पूरी तरीके से मेरा मन शांत नहीं होता जब तक मैं उनको ना देख लूं। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जानवरों का कोलाहल होने लगा। उन्होंने कहा कि पैदल यात्रा थी तो बहुत ज्यादा समय लग गया, इस कारण वो जो है बहुत समय लग गया उनको। और जब वो वापस लौटी तो सब जानवर उनके पास थे। गोधूली कूद कर कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष और ध्वनि से मेरा स्वागत करने लगी, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी, क्योंकि वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। कि उल्लास प्रकट करने के लिए कि कहाँ है वो, सोना कहाँ है। पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही उन्हें कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता के बिना बोले ही उसे दे डाला। कि माली जो रोने लगा, माली भावुक हो गया, बिना बोले ही उन्होंने उसे उत्तर दे दिया लेखिका को। जैसे ही उन्होंने सोना के बारे में पूछा माली भावुक हुआ और रोने लगा। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के साथ मेरे अभाव के कारण सोना इतनी स्थिर हो गई थी, क्योंकि फ्लोरा भी अपने बच्चों के साथ व्यस्त हो गई और छात्रावास में शांति हो गई, क्योंकि गर्मी हो गई थी। सभी जो छात्राएं थी अपने घर जा चुकी थी। ये इसमें लिखा नहीं, लेकिन गर्मियों की छुट्टी में वो कहते ना शांत हो गया था वातावरण। यही हुआ कि छात्राएं गर्मियों की छुट्टी में अपने घर चली गई, लेखिका घूमने के लिए चली गई, फ्लोरा अपने बच्चों के साथ व्यस्त हो गई। और इसमें क्या हुआ, सोना का मन अस्थिर हो गया कि इधर उधर खोजती, प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती। वो सबको ढूंढने के लिए कि लड़कियां कहाँ हैं, सबको ढूंढने के लिए कंपाउंड से बाहर निकल जाती। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले कम थे, परंतु उसे खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बहुआल्य था। मतलब इतनी बड़ी एक हिरनी को पालने वाले कम लोग हैं, लेकिन उसको खाने के लिए बहुत सारे लोग इस समाज में मौजूद हैं। इसी की आशंका से, इसी डर से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया, क्योंकि वो बाहर निकल जाती थी तो कोई भी उसको पकड़ कर ले जाएगा और उसका, जैसे उसकी माँ की मृत्यु कर दी, उसकी माँ को मार दिया, ऐसे उसको भी मार देंगे। तो इसलिए माली ने उसको लंबी रस्सी से उसकी गर्दन को लंबी रस्सी से बांध दिया, जिससे वो ज्यादा दूर ना बाहर जा सके। एक दिन बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली। यानी उसको इतना अनुमान नहीं रहा कि मेरे गर्दन में रस्सी बंधी है, और वैसे ही जो उसका स्वभाव था, उसने बहुत ऊंची छलांग लगाई। रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी, और वो उसकी अंतिम छलांग थी। उसका गला जो है एक तरफ से कस गया रस्सी के कारण, और वह जमीन पर आ गिरी, और इसी से सोना का अंत हो गया। महादेवी वर्मा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे हृदय में जीवों के प्रति प्रेम तथा सहृदयता का भाव होना चाहिए।